हेलो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीवी क्लासेस के अंदर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की जियोग्राफी के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे भूगोल बुक फर्स्ट, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के अंदर। तो इसमें हम पढ़ेंगे जो सेकंड लेसन है हमारा विश्व जनसंख्या के बारे में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं वितरण, घनत्व और वृद्धि के बारे में। तो अगर इसमें हम बात करें, देखो मित्रों, तो इसके अंदर हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे अध्याय 2 से उनकी बात करेंगे, ताकि हमारे जो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हमारे इस एक लेसन के एक ही वीडियो में 4-5 मिनट की हमारी वीडियो होगी जो आपका कवर हो जाए। ठीक है, तो इस लेसन में से एक हमारी ये रहता है कि निम्नात्मक प्रश्न आने के ज़्यादा चांस रहते हैं, कम से कम 4 नंबर या 5 नंबर हो गए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर हम देखें हमारा पहला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन सा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक है। तो इसमें आप देख सकते हो भूआकृति, जलवायु और मृदा है। ये कौन से कारक है? तो भौगोलिक कारक है। आर्थिक कारक की अगर बात करें हम, तो आर्थिक कारक हमारे आ जाते हैं नगरीकरण, औद्योगिकरण और खनिज। वह है आपके आर्थिक कारक। सामाजिक और राजनीतिक कारक अलग है हमारा। और अगर हम भौगोलिक कारक में बात करें तो हमारा भौगोलिक कारक में आ जाता है भूआकृति है, जलवायु है, मृदा है, जल है। ठीक है, इस प्रकार हमारे यानी भूमि से जो संबंधित कारक होते हैं वो हमारे किस में आते हैं? भौगोलिक कारक। तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? तो ये आंसर ये हो जाएगा हमारा, यानी उत्तर नंबर हमारा हो जाएगा 3। तो इसका आंसर हो गया हमारा उत्तर नंबर 3। तो आगे वाला क्वेश्चन है कि जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास में कैसा सहसंबंध पाया जाता है। तो अध्याय आपको पढ़ाया था तब भी पता चल गया था भाई, इसके अंदर हमारा है जो ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। उसके बाद आपसे क्षेत्रफल पूछा है, यानी आपकी बुक में भी दे रखा था इसके अंदर, यानी कै प्रदेश का जो क्षेत्रफल है, कोई भी क्षेत्र मान लो, कै प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो तो है 100 वर्ग किलोमीटर, और जो जनसंख्या है वो आपकी 1.5 लाख। तो उस प्रदेश का हमें क्या याद करना है? जनसंख्या घनत्व याद करना है। तो जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो कि 1.5 लाख तो क्या है इसके अंदर आपकी, तो 1.5 लाख आपकी है जनसंख्या। तो 1.5 लाख हमारी जनसंख्या है। तो इसके अंदर अगर हम बात करें 1.5 लाख की जनसंख्या में, तो आपकी ये हो जाएगा, यानी ये 1.5 लाख बट्टा में 1500, सॉरी 100, ये लिख दिया हमने इतना। तो इसके अंदर आपका हो जाएगा बट्टा में 100 वर्ग किलोमीटर क्या है आपका क्षेत्रफल है। तो 1.5 लाख थे, 2 बिंदी से 2 बिंदी गई, तो उत्तर कितना आ गया आपका? 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में आएगा। तो 1500 आप देख सकते हो कौन सा ऑप्शन है इसके अंदर, यानी इसका एक जो सूत्र होता है वो है आपके जनसंख्या बटे क्षेत्रफल, यानी जनगणतव्य याद करने का सूत्र होता है आपके जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। तो जितनी जनसंख्या है वो ऊपर लिखो और बटे में क्या लिखो? क्षेत्रफल, और डिवाइडेड हो जाएगा, जितना भी आपका उत्तर आएगा वो क्या आ जाएगा? आपका जनसंख्या घनत्व आ जाएगा। यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की जो संख्या होती है उसे क्या कहते हैं मित्रों? तो जनगणतव्य के नाम से उसे जाना जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आगे वाला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी जो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि है। हमसे क्या पूछा है? महाद्वीप पूछा है, महाद्वीप बताने। ठीक है, इसी प्रकार सर्वाधिक लिंगानुपात एक देश था, उस देश की अगर बात करें तो उस देश का नाम था लेटविया। यानी सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करें तो उस क्षेत्र का नाम था आपके लेटविया। और महाद्वीप पूछे तो वो होगा आपका अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा होगा? अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा मित्रों, अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला महाद्वीप कौन सा है? तो हो जाएगा आपके अफ्रीका महाद्वीप। उसके बाद है मित्रों आपका कौन सा क्षेत्र है जो विरल जनसंख्या, कैसी जनसंख्या? विरल नहीं है, उस क्षेत्र का नाम है अट्टाकामा। क्या है आपका? अट्टाकामा इसने सीधा दे रखा है, तो अट्टाकामा आपका मरुस्थल है। अब आप सभी को पता है कि मरुस्थल में तो जनसंख्या कम ही रहती है। ठीक है, उसके बाद है भूमध्य रेखीय प्रदेश, यानी भूमध्य रेखा के जो पृथ्वी 0 डिग्री के जो अक्षांश है उनके आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर बात करें तो भूमध्य रेखीय, वहाँ भी कम जनसंख्या निवास करती है। ध्रुवीय प्रदेश, ध्रुवीय प्रदेशों का मतलब हो गया मित्रों आपके ठंडे प्रदेश। तो ठंडे प्रदेश की अगर बात करें तो वहाँ पर आपको पता ही है जनसंख्या वैसे भी कम रहती है। तो इसने पूछा है कि कौन सा विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। तो आप पहले ध्यान रखना कि प्रश्न ढंग से पढ़े। अगर आप इसने इससे ध्यान दे लिया विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है, तो आप इन तीनों में से
पहले पहले इसने यही ऑप्शन दिया जिसके अंदर जनसंख्या नहीं है। तो आटाकामा, हम पूरा प्रश्न पढ़ेंगे नहीं और क्या करेंगे पहला, तो उत्तर हमारा क्या होगा गलत। इसमें आंसर हो जाएगा आपका दक्षिणी पूर्वी एशिया। आगे वाला प्रश्न है कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक है। तो प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक क्या था। प्रतिकर्ष कारक तो प्रश्न ये देखो प्रतिकर्ष कारक नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके प्रश्न आएंगे इसी प्रकार नई वाले प्रश्न आएंगे। तो अंतिम रूप से प्रश्न को सबसे पहले हमें ध्यान से पढ़ना है। तो इसने पूछा है कि प्रतिकर्ष कारक है वो कौन सा है। तो इसमें अगर हम प्रतिकर्ष कारक की बात करें तो जल भाव है, बेरोजगारी है, महामारी, ये सभी आपके कैसे कारक है, अपकर्ष कारक है। इसने पूछा है प्रतिकर्ष कारक है सॉरी, और इसने पूछा जो नहीं है, चिकित्सा और शैक्षणिक सुविधाएं नहीं है, ये कौन सा कारक, तो ये आपका हो जाता है अपकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक का मतलब क्या होता है, जो हमें छोड़ने के लिए क्या करते हैं, मजबूर करते हैं। जैसे हमारे कोई क्षेत्र में जल की कमी है तो हम जल की कमी के कारण वहाँ नहीं रह पाएंगे। दूसरी बात हमारी बेरोजगारी है तो हम रोजगार के लिए कहीं दूसरे क्षेत्र जाएंगे। महामारी है तो इस प्रकार हम कह सकते हैं प्रतिकर्ष कारक हमें अपने मूल क्षेत्र को छोड़ने से क्या करता है, मजबूर करता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, चिकित्सा और शैक्षणिक सुविधाएं। उसके बाद कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो 50 वर्षों में मानव जनसंख्या कितने गुणे बढ़ी, 10 गुणी, सही बात है, नहीं पूछा इसने ना, ये सही बात है, ठीक है। 5 से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगे, नहीं 100 वर्ष तो नहीं लगे। जनसंख्या संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि धीमी होती है, सही बात है, धीमी हुई थी। तृतीय अवस्था में थोड़ी तेज बढ़ी है, और विश्व जनसंख्या में प्रतिवर्ष 8 करोड़ लोग जुड़ते हैं, सही बात है। तो 5 से 6 अरब नहीं लगते हैं 100 वर्ष, जो जनसंख्या कम ही समय लगे थे, लगभग 15 वर्ष लगे थे, ठीक है। तो ये हमारा सही हो जाएगा। सही का मतलब ये कथन है, इसका सत्य नहीं है। बाकी सत्य होता तो ये हमें इसके अंदर ऑप्शन आ जाता अलग से। उसके बाद है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। तो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की बात करें तो इसका सीधा सा मतलब ये होता है, जो जनसंख्या है उनके बारे में, भविष्य के बारे में जनसंख्या के पूर्वानुमान लगाना क्या होता है, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत। अगर आपसे वर्णन करने को पूछे तो काफ़ी लंबा चौड़ा इसका वर्णन करना होगा। ये 3 अवस्थाएं थी जनांकीय संक्रमण की, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। इसके अलावा नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या संगठन भी इसमें बताना पड़ता है कि कब नगर के अंदर जाती है और कब ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि होती है। तो ये सब काम आपका जनांकीय संक्रमण में होता है। तो आपके लाइन लिख रखी है इसने कि जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। यानी 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जितना आपसे पूछे उतना ही क्या देना है, आपको उत्तर देना। ज़्यादा में नहीं लिखना, ज़्यादा लिखने से नंबर तो उतने ही मिलेंगे, लेकिन इससे क्या हो सकता है, हमारे टाइम बर्बाद हो सकता है। उसके बाद है प्रवास के प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक में अंतर। पहले भी हम ये देख चुके हैं। तो प्रतिकर्ष कारक, प्रतिकर्ष कारक ये जो छुड़ाने को क्या बनते हैं, कारण बनते हैं। कोई कारणवश है, चाहे प्राकृतिक कारक हो गया, ठीक है, चाहे मानवीय निर्मित मानवीय कारक हो गया, चाहे कैसा भी कारक मान लो, हमें जिस प्रकार छोड़ने को क्या करते हैं, मजबूर कर देते हैं। या फिर अगर हम बात करें कोई राजनीतिक युद्ध हो गए, ठीक है, तो इस प्रकार हमें छोड़ने के लिए क्या कर सकते हैं, मजबूर कर सकते हैं। अपकर्ष कारक इसके बिल्कुल क्या हो जाएगा, विपरीत। यानी ऐसे स्थान जहाँ में क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। जैसे शहर मान लो, जहाँ पर हमें क्या मिलता हो, रोजगार मिलता हो, जल की आपूर्ति होती है, हमें चिकित्सा शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध हो, तो हाँ वहाँ हम जानने के लिए क्या पहली प्राथमिकता देते हैं। तो ये था हमारा प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक। उसके बाद है जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर। तो ये तो आप सभी जानते हो, ठीक है। 1 वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या पर जो जीवित बच्चे जन्म लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जन्म दर कहते हैं। और जो प्रति वर्ष में जिनकी मृत्यु होती है प्रति 1000 व्यक्तियों पर, वो क्या कहलाते हैं भाई, आपके मृत्यु दर कहलाती है। तो प्रवास के 3 प्रमुख कारण होते हैं, जनसंख्या वृद्धि के भी 3 प्रमुख कारण होते हैं। जिस प्रकार प्रवास के कारणों की बात करें तो जन्म दर, मृत्यु दर और ये जनसंख्या वृद्धि के कारण होते हैं आपके प्रवास। इनसे क्या होती है, जनसंख्या घटती और बढ़ती रहती है। उसके बाद विश्व में उच्च जनसंख्या वाले गंतव्य अनेक क्षेत्र है। उच्च सर्वाधिक जो जनसंख्या है वे क्यों है, बात ये पूछिए। तो वो बात करें तो कारण यही है कि जहाँ पर उच्च गंतव्य पाया जाता है। जिस प्रकार भारत में बात करें तो सर्वाधिक उच्च गंतव्य की बात करें तो आपको बिहार में देखने को मिलेगा। बिहार में के बाद कारण क्या है, बिहार में क्यों मिलता है, क्योंकि वहाँ पर एक तो समतल भूमि मैदान है, ठीक है, और हिमालय से निकलने वाली अनेक प्रकार की नदियाँ वहाँ पर अच्छी मिट्टी लाती है। जिस प्रकार जलोढ़ मृदा है, तो जलोढ़ मृदा में क्या है, प्रत्येक फसल हम अच्छी तरीके से खासी बो सकते हैं। और एक दूसरी बात, वो मैदानी क्षेत्र है, नदियों के आसपास का क्षेत्र है, इसलिए वहाँ पर जनसंख्या क्या है, अच्छी खासी निवास कर रही है, ठीक है। तो विश्व में जनसंख्या के वितरण को मुख्यतः भौगोलिक, आर्थिक और सामाजिक कारक क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। और जिन क्षेत्रों में ये कारक मिलते हैं अच्छी तरह से, वहाँ क्या पाया जाता है, आपके जनसंख्या गंतव्य व सघन पाया जाता है। उसके बाद है जनसंख्या गंतव्य से क्या, तो गंतव्य मैंने पहले भी बताया था, ऊपर आपका एक प्रश्न आया था, उसके अंदर मैंने थोड़ी चर्चा कर दी थी। तो जनसंख्या गंतव्य वैसे तो हम कह सकते हैं कि प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या कहलाती है, जनसंख्या गंतव्य कहलाती है।
तो जनसंख्या घनत्व किसी क्षेत्र में निवास करने वाले जनसंख्या और वहाँ के क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यानी जितनी भी जनसंख्या है और बाकी जितना भी क्षेत्रफल है उनको क्या करो अब भाग दो, तो आपको क्या प्राप्त होगा, जनसंख्या घनत्व प्राप्त होगा। जिस प्रकार हम भारत के जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 382 व्यक्ति वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर वो पाया जाता है, ठीक है। और सर्वाधिक जन घनत्व की बात करें हमारे भारत में तो बिहार का, वो केंद्र शासित प्रदेशों में देखें तो हमारे आ जाता है दिल्ली का। और सबसे कम जन घनत्व की बात करें भारत में तो अरुणाचल प्रदेश का है। और राजस्थान में बात करें तो सबसे ज़्यादा जयपुर का आ जाता है आपके, और सबसे कम जैसलमेर का आ जाता है, ठीक है। और औसत जन घनत्व की बात करें तो कितना है, तो राजस्थान का 200 है आपके जन घनत्व, ठीक है। पहले 200 था, वर्तमान में 201 हो गया। एशिया, आगे वाला प्रश्न नंबर 13, एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग निवास करते हैं, यह कथन किस भूगोलवेत्ता का है। इसने कहा था कि ऐसे स्थान एशिया के अंदर जो कि कम है, यानी 10% क्षेत्र पर 90% जनसंख्या निवास करती है, और 90% क्षेत्र पर 10% जनसंख्या क्या करती है, निवास करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एशिया में बहुत अधिक यानी काफ़ी क्षेत्रफल वाली जो जनसंख्या क्षेत्र है और उन पर बहुत ही कम क्या है, जनसंख्या निवास करती है, और जो बहुत ही छोटे क्षेत्र है उन पर क्या है, बहुत अधिक जनसंख्या निवास करती है। तो ऐसा पूछा भी, ये कथन किसका है, तो ये महान भूगोलवेत्ता जॉर्ज बी कैरेसी का ये कथन है। उसके बाद हमारे जनसंख्या को प्रभावित करने परिभाषित कीजिए। तो वो सामान्य सी बात है, बहुत बार हमने बात कर ली है, इसके लेसन भी पढ़ा था। तो 2 समय अंतरालों के बीच हुए विशेष जनसंख्या में परिवर्तन को क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। और इसी को क्या कह सकते हैं हम, जनसंख्या परिवर्तन भी कह सकते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि की कई प्रकार की होती है, धनात्मक है जैसे धनात्मक जनसंख्या वृद्धि और ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि। इसके अलावा वास्तविक जनसंख्या वृद्धि भी होती है और प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि भी होती है। अगर हमें विस्तार से जनसंख्या वृद्धि को विस्तार पूर्वक समझाइए तब हमें जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा लिखकर और वो चारों हमें क्या होंगे, बताने पड़ेंगे। तो विस्तार से अगर लिखेंगे तो जितने नंबर का उतना ही पूछना। अब तो हमसे ये पूछा भी परिभाषित कीजिए, तो हमें क्या करनी है, परिभाषित ही करनी है। ये देखो ये परिभाषा रही हमारी, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या किस महाद्वीप में पाई जाती है, सभी को पता है, एशिया महाद्वीप में पाई जाती है, आपके एशिया महाद्वीप। उसके बाद है कि प्रथम 3 देशों के नाम लिखिए जहाँ उच्च क्या है जनसंख्या वाली। तो चीन, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रथम तो आपको पता है चीन, और दूसरा क्या है हमारा भारत, और तीसरा आपका आ जाता है चीन, और संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए। उसके बाद है आपका जनसंख्या परिवर्तन किसका सूचक होता है, तो ये तो सभी जानते हो भाई, आर्थिक प्रगति है, सामाजिक उत्थान है, ऐतिहासिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का क्या होता है, जनसंख्या परिवर्तन है, सूचक होता है। जनसंख्या परिवर्तन से जनसंख्या घट भी सकती है और जनसंख्या बढ़ भी सकती है, लेकिन कहेंगे चाहे घटे चाहे बढ़े, लेकिन बोलेंगे इनसे हम क्या, जैसे घट रही है तो ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि बोलेंगे, बढ़ी है तो धनात्मक जनसंख्या वृद्धि हमें बोल सकती है, ठीक है। आगे की अगर हम बात करें तो कै प्रदेश का क्षेत्रफल 530 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या उसकी 85,860 व्यक्ति, यानी 85,860 व्यक्ति। उस प्रदेश का जनघनत्व अंक लिख दीजिए। इससे पहले भी हमारा जो ऑप्शन टाइप प्रश्न थे उसके अंदर देख कर आए, जो आपकी बुक में भी दे रखा है, लेकिन ये हमने खुद बनाया है इस प्रश्न को, तो आप इसके अंदर देख सकते हो कि कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल क्या होता है, आपके जनसंख्या घनत्व का सूत्र होता है। और आपसे सर्वाधिक बार कई बार पूछ भी सकते हैं कि जनसंख्या घनत्व का सूत्र लिखो। तो ये हो गया 85,860 बट्टे हो गया 530, तो इसको आप डिवाइडेड करोगे ना तो आपको कितना मिलेगा, 162 मिलेगा। कई बार क्या ऑप्शन में इस टाइप दे देंगे कि बताओ उत्तर बताना है, सीधा उत्तर बताना है, तो इसमें आपका आएगा 162 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप है ना इस प्रति वर्ग किलोमीटर को लिखना मत भूलना। अगर आपने नहीं लिखा चाहिए आपका पूरा का पूरा सवाल सही है, फिर भी क्या माना जाएगा, आपका गलत ही माना जाएगा, लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ये वाला। उसके बाद है आप्रवास और उत्प्रवास में अंतर। आप्रवास यानी आना और उत्प्रवास यानी जाना। सामान्य भाषा में अपनी बागड़ी भाषा में अगर आप बात करें तो आप नहीं केस कहाँ कि आप्रवास है जट्ठा लोग आगे बस है, यानी प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं। मतलब ए क्षेत्र था, क्या क्षेत्र था, ए क्षेत्र था, और कोई बी क्षेत्र था, ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया। इसके अंदर हम बात करें तो मान लो यहाँ पर जनसंख्या आई है, क्या है, आई है, और ए से क्या है, निकली है, तो बी स्थान है ना ये हो सकता है आप्रवास आपका, और ए स्थान है ये हो सकता है आपका उत्प्रवास। यानी जहाँ से जनसंख्या जाती है ना उस क्षेत्र को हम कहते हैं उत्प्रवास, और जहाँ पर जाकर बसती है वहाँ पर उसको हम कहते हैं आप्रवास। आप्रवास से जनसंख्या वृद्धि होती है और उत्प्रवास से जनसंख्या क्या है, घटती है, ठीक है। ये था हमारा आप्रवास और उत्प्रवास। उसके बाद है भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, तो 2001 के अनुसार भारत की जनसंख्या थी 102.02, और उसके बाद अगर बात करें हम 2011 के अनुसार हमारे भारत की जो जनसंख्या थी
उसकी बात करें तो 121.02 करोड़ थी। तो अंतर पाया जाता है 1.64% का अंतर पाया जाता है। तो हमेशा जनसंख्या को प्रतिशत में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है? प्रतिशत के अंदर ही लिखा जाता है। तो आंसर हो गया 1.64% इसका। उसके बाद है जनसंख्या वृद्धि की दो प्रमुख समस्याएं क्या है? समस्या बतानी है हमें। जनसंख्या वृद्धि होती है, सामान्य सी बात है। समस्या क्या हो सकती है? ज़्यादा लोग आ गए, ज़्यादा जनसंख्या तो बेरोजगारी आ सकती है, गरीबी आ सकती है। बेरोजगारी है तो क्या गरीबी होगी, या फिर अनेक सुख सुविधाएं की क्या होगी? कमी आएगी। यानी आप बहुत सारे इसमें कारक लिख सकते हो जिससे जनसंख्या वृद्धि की क्या आ सकती है? हमें समस्या आ सकती है। उसके बाद है भूमध्य सागरीय प्रदेश इतिहास के आरंभिक कालों में क्यों बसे हैं? यानी भूमध्य सागर गज का आसपास का क्षेत्र है। हमने एक कल ही बात की थी स्वेज नहर और प्रामा नहर की। जो स्वेज नहर है आपकी, कौन सी नहर है? स्वेज नहर। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ रही थी? तो आप देख सकते हो भूमध्य सागर और आपके लाल सागर को जोड़ रही थी। भूमध्य सागर में एक पतन था, उस पतन का क्या नाम था? आपके याद हो तो प्लीज कमेंट करें। तो उसका नाम था आपके पोर्ट सईद। और जो लाल सागर यानी स्वेज की खाड़ी के अंदर जो पतन था उसका नाम था पोर्ट स्वेज। तो ये पतन भी आपको याद रखने हैं। स्वेज नहर का निर्माण है फर्डिनेंड दे लेसेप्स ने करवाया था 1869 के अंदर, और उसमें जो आपका परिवहन है वो हुआ था 17 नवंबर 1869 के दिन हुआ स्टार्ट हो गया था। उसके बाद काल क्यों बसे हैं यानी आरंभिक कालों में? तो लोग अनुकूल जलवायु मौसम परिवर्तन नहीं होने वाले क्षेत्रों में रहना पसंद करते थे। प्रतिकूल जलवायु वाले क्षेत्रों में कम जनसंख्या पाई जाती है। यही कारण है कि भूमध्य सागरीय प्रदेश अनुकूल जलवायु के कारण प्राचीन काल से बसे हुए हैं। यानी भूमध्य सागरीय क्षेत्र की बात करें तो भट्टे की जलवायु के अनुकूल है। आप देखते हो वहां पर एक तो तापमान भी ठीक ठीक पाया जाता है। सर्वाधिक सबसे ज्यादा तापमान आपके भूमध्य रेखीय क्षेत्र के पास पाया जाता है। लेकिन भूमध्य सागर की अगर बात करें ना आप, तो ये अफ्रीका वाला और एशिया के, जो अफ्रीका और एशिया को जो जोड़ने वाली जो आपकी कौन सी नहर है? स्वेज नहर। वहां पे अगर क्षेत्र में बात करें तो सर्वाधिक इसीलिए बसे क्योंकि वहां पर अगर देखें तो जो जलवायु है ना वो अनुकूल है, न तो अधिक ठंडी और नहीं अधिक गर्म है। यानी अगर हम बात करें तो लगभग एक तो ध्रुवीय प्रदेश होता है 90 डिग्री के आसपास का, एक हमारे जो 0 डिग्री, इन दोनों के बीच का हम कह सकते हैं 45 डिग्री क्षेत्र। यानी वहां पर क्या है? हमारा लगभग अनुकूल जलवायु, इसलिए वहां पर प्राचीन काल से भी लोग बसे हुए थे। ठीक है, तो यही कारण है कि वहां पर प्राचीन काल से लोग बसे हुए हैं। उसके बाद हमारे कि विज्ञान व प्रौद्योगिकी किस प्रकार जनसंख्या वृद्धि में सहायता है? तो ये आप देख सकते हो किस प्रकार सहायता। इससे चिकित्सा सुविधाओं में सुधार हुआ है और महामारी से बचने के लिए टीकाकरण और मृत्यु दर में कमी आई और स्वच्छता का क्या हुआ है? प्रसार हुआ है। जनसंख्या वृद्धि में सहायता क्या करे? आपने विज्ञान है, साइंस है, टेक्नोलॉजी अपन क्या सहायता करे? तो बा एमा था 4 बताना है, बता दो। यानी चिकित्सा सुविधा में सुधार हो। अगर विज्ञान हो तो डॉक्टर बनाएगा, डॉक्टरों के उसे आपने चिकित्सा का सुधार होगा, महामारियों बचने को मौका मिलेगा। टीकाकरण और मृत्यु दर में क्या सी? कमी आसी। स्वच्छता ज़्यादा से ज़्यादा अपन देखने मिलेगी। तो मोदी भी स्वच्छता की ओर चल रहे हैं, तो हमें भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। उसके बाद है प्रभावित करने वाले 4 अपकर्ष कारक। ये हम पहले भी पढ़ कर आए हैं। अपकर्ष कारक बताने तो किसी क्षेत्र में रोजगार के अवसर होना, यानी अपन के एक आकर्षित करे, रहन सहन की अच्छी दिशाएं है, अनुकूल जलवायु है, क्षेत्र में शांति है, कोई युद्ध हिंसा ना आवे, तो अपन ज़्यादा से ज़्यादा जान के प्राथमिकता देवांगा। तो यही कारण हमें आकर्षण करते हैं। उसके बाद है जनसंख्या प्रवास को प्रभावित करने वाले 4 कारक। प्रभावित करने वाले 4 कारक बेरोजगारी है, रहन सहन की निम्न दशा है, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक आपदा है, महामारी। ये अपन के करे प्रभावित करे। जट्टा है ज़्यादा प्रवास क्यों करे लोग? प्रवास यानी अपने मूल स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है? प्रवास। तो क्यों छोड़ के जावे? के कारण है छोड़ के जाने को? तो अगर अपन बेरोजगारी है, रोजगार मिलन को लाग रही हो तो अपन दूसरी जगह जैसे ये दूसरी अपने रहन सहन की निम्न दशा है, अपन बढ़िया सुविधा मिलन को लाग रही तो अपन भी क्षेत्र आपने छोड़ के जा सका, दूसरी जगह पर काम लग सका। तीसरी प्राकृतिक जलवायु, आपने जलवायु को नहीं, या तो अधिक ठंडी है या अधिक गर्मी है। ठीक है, तो इस कारण क्या है? हमारी जलवायु भी अच्छी नहीं है और फसल भी हम नहीं बो पा रहे हैं, तो अपने स्थान को छोड़कर जा सकते हैं। अनुकूल जलवायु की वहाँ जाएंगे। प्राकृतिक आपदा कई बार की बाढ़ आ जाए या फिर कोई अकाल पड़ जाए तो बिन कारण अपन छोड़ के जा सका। महामारी आ जाए, जी वर्तमान के अंदर पहली 40 जी अगर आप बात करा महामारी तो कोरोना काल के अंदर, ठीक है, तो बहुत सारा क्षेत्र का लोग आपका छोड़ के गया। बिंग अलावा वर्तमान में पशुओं के अंदर बहुत खतरनाक बीमारी फैल रही, तो जिसको नाम हो लंपी पॉक्स, अब तो बहुत सुधार हो गया बिंग अंदर। तो एक कारण क्या है कि महामारियों के कारण जी मनुष्य के अंदर फैल जाए तो लोग छोड़ के जा सके। बिंग बाद है जनसंख्या नियंत्रण के प्रमुख उपाय। तो इसके अंदर हम बात करें नियंत्रण का उपाय क्या, अपन जनसंख्या किया नियंत्रण कर सका? तो परिवार नियोजन से जनसंख्या वृद्धि को कम किया जा सकता है। यानी परिवार नियोजन जो कार्यक्रम है भारत सरकार द्वारा चलाया गया था, और इस कार्यक्रम की अगर शुरुआत की बात करें तो परिवार नियोजन जो आपका कार्यक्रम है ना, इस कार्यक्रम की शुरुआत 1949 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 1949 के अंदर इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी।
और इससे महिलाओं के स्वास्थ्य को क्या है बेहतर रखने की महत्वपूर्ण भूमिका मिलती है। इससे क्या है जनसंख्या भी कम होती है। ठीक है, परिवार नियोजन जैसे कार्यक्रमों का अपना बच्चे की जन्म दर को कम करके उसे अंतराल रखकर, यानी कम से कम हम जो गर्भवती महिलाएं होती है बच्चे को जन्म देती है तो दोनों बच्चों के बीच का जो अंतर होता है कम से कम 3 वर्षों का अंतर रखना चाहिए हमें, ताकि जनसंख्या क्या हो कम हो। दूसरी माल्थस ने कहा है कि भाई जनसंख्या है वो हमारे जो देश है उसके अंदर अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा करती है। ज़्यादा जनसंख्या होगी तो ज़्यादा क्या होगी समस्याएं, इसलिए हमें जनसंख्या को कम से कम रखना चाहिए। इसलिए कहते हैं ना औलाद एक ही अच्छी। जब अभियान के माध्यम से प्रचार प्रसार कर जागरूकता को बढ़ाकर व गर्भ निरोधक उपायों को बढ़ावा देने से जनसंख्या क्या की जा सकती है नियंत्रण किया जा सकता है। जनसंख्या का प्रचार प्रसार ज़्यादा ज़्यादा करा तो जनसंख्या में क्या आसका अपने कमी आसका, अन्यथा कमी आने का कोई चांस है नहीं है। हर साल कहते हैं कि बढ़ती है जनसंख्या, वास्तव के अंदर बढ़ती है जनसंख्या। ठीक है, तो जब सेक्सुअल टाइम होता है तब हम कोई भी जैसे गर्भ निरोधक है, ठीक है, निरोध का क्या उपयोग कर सकते हैं, तो जिससे जनसंख्या क्या है कम हो सकती है। उसके बाद है थॉमस मालथस पर का जनसंख्या सिद्धांत। तो थॉमस जो मालथस थे भूगोलवेत्ता था, इसने अपना सिद्धांत दिया था। तो ये सिद्धांत उन्होंने अपना 1798 ईस्वी के अंदर दिया था। ये रहा आपके 1798 ईस्वी। और लोगों की संख्या खाद्य पदार्थों की अपेक्षा तेजी से बढ़ रही है, यानी ये कहना चाहता है कि लोगों की संख्या जगह खाद्य पदार्थ नहीं बहुत ज़्यादा होने लगी। अब लोगों की जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी तो लोग खावागा के क्षेत्र के, अगर आप बात करा बोवा जट्ठा आप अपनी फसल खाद्य फसल बोन ला रहा बांगो क्षेत्र कम आने ला रही तो आने वाले टाइम में आप फसल बोआगा घटा। यही बात है कि लोगों की संख्या वो खाद्य पदार्थों से भी क्या ज़्यादा बढ़ रही है और जनसंख्या वृद्धि के परिणाम से क्या अकाल पड़ रहा है, महामारी, ठीक है, इसके अलावा युद्ध के रूप सामने आ रहे हैं। अगर ज़्यादा जनसंख्या होगी तो अनेक प्रकार की हिंसा देखने को मिलेगी, हमें क्या मिलेगी हिंसा देखने को मिलेगी, जिससे कई बार क्या राजनीतिक पार्टियां टकराव के अंदर आ जाती है, जिससे जनसंख्या वृद्धि में अचानक गिरावट भी आ सकती है। उसके अंदर ये कहना चाहते हैं अगर महामारी आ गई, जिस प्रकार अगर कोरोना की बात करें तो कोरोना के कारण क्या अचानक से हमारे देश की जनसंख्या घट गई। अभी 2021 के आंकड़े आएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी जनसंख्या घटी है या बढ़ी है। चांस यही है कि अब की बार कोरोना काल था, इसके अंदर जो हो सकता है जनसंख्या की गिरावट आई हो। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक, ये पहले भी बात के जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। इसके अलावा असंशोधित जन्म दर और असंशोधित मृत्यु दर भी हो सकते हैं। इसमें हम देखें कि 3 घटक कौन से, एक तो आपका जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, ये प्रमुख होते हैं। ठीक है, इसके अलावा असंशोधित जन्म दर इसने दिखा रखी है। तो इसमें प्रति 1000 स्त्रियों पर, यानी प्रति 1000 स्त्रियां, 1000 स्त्रियों के पीछे कितना बच्चा जन्मे है बना पक्के केस का असंशोधित जन्म दर केस का। आज जन्म दर मापन की एक सरल विधि है जबकि अपने भारत के अंदर यूज हुआ है बिन बोला असंशोधित जन्म दर CBR, यानी प्रति 1000 महिला बंग पीछे कितना बच्चा है वे जन्मे तो बना पक्के केस का असंशोधित जन्म दर। और भारत के अंदर यही संशोधित जन्म दर है वो चलती है। इसका सूत्र है ये देख लो आप, ये पूरा का पूरा इसने सूत्र लिख रखा है, इंपॉर्टेंट आपका सूत्र सबसे। ठीक है, तो इसके अंदर सूत्र है कि असंशोधित जन्म दर इक्वल किसी वर्ष विशेष में जीवित बच्चे और डिवाइडेड उस वर्ष के मध्य की जनसंख्या, यानी उस मध्य के वर्ष की जितनी जनसंख्या थी उसको किससे मल्टीप्लाई करना है आपको। 1000 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके क्या आएगी, आपके असंशोधित जन्म दर आपको देखने को मिलेगी। इस प्रकार हम असंशोधित जन्म दर देख सकते हैं। ठीक है, आगे की जनसंख्या वृद्धि केवल बढ़ती हुई जन्म दर से नहीं बल्कि घटती हुई मृत्यु दर से भी होती है जनसंख्या वृद्धि। कई बार क्या मृत्यु दर घटन ला रही है फिर भी के अपन जनसंख्या वृद्धि दर देखने मिले। बिंग अलावा आप असंशोधित जन्म दर की बात करी, अगर आप बात करें असंशोधित मृत्यु दर की, तो क्या किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या, वो बच्चे जब जन्म दर थी ना वो तो प्रति 1000 महिलाओं के पीछे बच्चों की जन्म, लेकिन इसमें कितने प्रति 1000, यानी 1000 आदमियों के पीछे कितना लोग मरे। मान लो 1000 आदमी के पीछे 50 लोग मर ला रहे नहीं तो बाकी है 50% असंशोधित मृत्यु दर है। अगर अपन असंशोधित मृत्यु दर याद करनी है तो भाई बात किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या और उस वर्ष के मध्य की जो जनसंख्या उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगी, असंशोधित मृत्यु दर प्राप्त होगी, CDR। ठीक है, उसके बाद है प्रवास। ये तो प्रवास तुम पढ़ लिया कि जब अपने मूल स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वो प्रवास कहलाता है। प्रवास के 2 स्थान क्या होते हैं, मुख्य होते हैं, एक जहाँ छोड़कर जाते हैं, दूसरा जहाँ जाते हैं। छोड़कर जाते हैं उस स्थान को हम कह सकते हैं उद्गम स्थान, जो आपको ये सामने दिख रहा होगा उद्गम स्थान। और जिस स्थान पर हम जाते हैं वो स्थान कहलाता है हमारा गंतव्य स्थान। और उद्गम स्थान की जनसंख्या क्या घटती है और गंतव्य स्थान की क्या जनसंख्या बढ़ती है। प्रवास स्थायी भी हो सकता है, प्रवास अस्थायी भी हो सकता है, प्रवास मौसमी भी हो सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रवास किस ओर होता है, तो हम प्रवास के जो सिद्धांत है वो उनकी बात करें तो गांव से हो सकता है,
नगर से नगर की ओर जा सकते हैं, गांव से नगर की ओर जा सकते हैं, नगर से गांव की ओर भी आ सकते हैं। इस प्रकार हम प्रवास कर सकते हैं। उसके बाद है जन्नकीय संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था की प्रमुख विशेषता। तो विशेषता अगर देख सको इंग अंदर उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दरी और कई महामारी और भूखमरी भी आ गई। इन अवस्था में जनसंख्या वृद्धि के धीमी कारण क्यों का भूखमरी आ गई, महामारी भी आ गई, जन्म दर भी उच्च, मृत्यु दर भी कई उच्च। तो इन खातर क्या जनसंख्या वृद्धि धीमी चली। अगर जन्म दर अधिक होती है, मृत्यु दर कम होती तो जनसंख्या तेजी बढ़ती, ठीक है। और अधिकांश लोग के करता कृषि करता, क्योंकि प्राचीन काल जीवन प्रत्याशा निम्न, ठीक है। अधिकांश लोग शिक्षित होते थे, तकनीकी ज्ञान का था निम्न थे। अशिक्षित पढ़े लिखा लोग कोनिया और तकनीकी ज्ञान भी क्यों कम हो। उसके बाद है द्वितीय अवस्था। तीनों अवस्थाएं एक बार क्या पूछेंगे आपसे, साथ में पूछेंगे, बोर्ड के अंदर पूछेंगे। तो उसमें अंदर आएगा कि जनसंख्या जनंकीय संक्रमण सिद्धांत का विस्तार पूर्वक वर्णन करो। तो आपको पूरा का पूरा इसमें वर्णन लिखना पड़ेगा। दोस्तरी अवस्था में क्या था कि प्रारंभ में जन्म दर उच्च थी लेकिन समय के साथ घटती गई। जैसे स्टार्टिंग काल था ना, तो उस टाइम तो जन्म दर अधिक बच्चे की जन्म दर उच्च थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो जन्म दर क्या घटती गई और मृत्यु दर के बराबर। इस अवस्था में क्या मृत्यु दर के साथ घटी हुई मृत्यु दर आती, यानी धीरे धीरे मृत्यु दर भी क्या थी, घटी थी। और स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार हुआ और मृत्यु दर में क्या आई थी, कमी आई थी। सर्वाधिक चिकित्सक भी देखने को मिले थे और सुविधाएं मिली, तब इसमें क्या हुआ, सुधार हुआ। और जन्म दर अधिक हुआ, मृत्यु दर कम होने पर जनसंख्या में तेजी से दिखाई देने लगी थी। इसमें द्वितीय अवस्था में थोड़ी हमें तेजी देखने को मिली थी। उसके बाद है अगर बात करें तीसरी अवस्था की, तो तीसरी अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही क्या थी, घटी थी। दोनों में क्या हुई थी, गिरावट आई थी और जनसंख्या क्या हो गई थी, शिथिल हो गई थी। मंद गति से, बिल्कुल ही मंद गति से क्या थी, बढ़ी थी। अब आपसे पूछ ले कि जनसंख्या किस जनंकीय संक्रमण सिद्धांत की किस अवस्था में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक बढ़ी थी, तो किस में बढ़ी थी, वो द्वितीय अवस्था में बढ़ी थी। शिथिल किस में रही थी, तो तृतीय अवस्था में। और अगर आपसे पूछ ले धीमी गति से किस अवस्था में बढ़ी, तो प्रथम अवस्था में बढ़ी थी। इसमें क्या था, नगर आ गए। तीसरी अवस्था में सर्वाधिक लोग नगरों में रहने लगे, शिक्षित हो गए, उनके पास टेक्नोलॉजी ज्ञान आ गया, इसलिए जनसंख्या क्या हुई, कम हुई, ठीक है। ऐसी जनसंख्या परिवार के आकार को क्या कर सकती है, नियंत्रण कर सकती है। उसके बाद है जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक। जनसंख्या को प्रभावित करने वाला कारक अगर थे कारक का नाम याद रख लेगा नहीं तो बहुत फायदा है। नाम थे के खुद वर्णन कर सको। तो इन अंदर भौगोलिक कारक भी अलग अलग है। आप पहले ऊपर भी पढ़ गया, आपने पहले प्रश्न होगा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक है। तो बिंग अंदर आपने एक औद्योगिकरण डेढ़ जो आप देखियो, ठीक है। इंग में अपन पूरा वर्णन करना पड़सी। तो पहलो आपनो कारक है जल की उपलब्धता। तो जल की उपलब्ध जहाँ पर हमें सर्वाधिक जल मिलेगा ना, तो वहाँ पर हम क्या सर्वाधिक रहने को पसंद करते हैं। जिस प्रकार लोग उन क्षेत्रों में अधिक रहना पसंद करते हैं जहाँ आसानी से क्या हो जल उपलब्ध हो जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार आपकी सर्वाधिक क्यों सघन बसे, कारण यही है कि वहाँ पर नदियाँ हैं और विश्व के सघन बसे क्षेत्र वही है। उसके बाद है जलवायु। वही बात, जलवायु जहाँ पर अच्छी पाई जाएगी, अनुकूल जलवायु होगी तो वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा निवास करेगी। न तो अधिक ठंडी हो और न ही अधिक क्या हो आपके गर्म हो। तो अगर अनुकूल जलवायु तो हम वहाँ रहने को क्या देते हैं, हम प्राथमिकता देते हैं। जिन जलवायु प्रदेशों में मौसम में परिवर्तन कम होता है वहाँ जनसंख्या अधिक पाई जाती है। यानी जलवायु मौसम को परिवर्तन के वह कम हो तो भटक या ज़्यादा जनसंख्या पाई जाए, क्योंकि ये प्रदेश मनुष्य के रहने के लिए अनुकूल होते हैं। जैसे भूमध्य सागरीय प्रदेश है। थाना पूछ ले सारा ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि किस क्षेत्र गया है, तो अफ्रीका के कारण के हम भी महाद्वीप को, क्योंकि वो भूमध्य सागर के नज़दीक है और जो को 45 डिग्री के आसपास को क्षेत्र है। कारण यही है कि वहाँ पर जलवायु परिवर्तन बहुत ही कम होता है। अति उष्ण अथवा ठंडे व मरुस्थलीय प्रदेशों में जलवायु क्या प्रतिकूल पाई जाती है और वहाँ पर असुविधा भी है, इसलिए लोग कम रहने को वरीयता देते हैं। और आपका जो दक्षिणी पूर्वी एशियाई क्षेत्र है वो भी आपका क्या सघन बसा क्षेत्र है। कारण यही है बस। उसके बाद है मृदा उपजाऊ वाले क्षेत्रों, यानी मृदा की अगर बात करना जट्टा है सारा अपन उपजाऊ मृदा मिल भट्ठा अपन सारा ज़्यादा रहना निवास करांगा। कारण जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, ठीक है, मध्य प्रदेश है और राजस्थान में जो गंगानगर हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र है वहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। कारण ये है कि वहाँ की मृदा है वो उपजाऊ है, यानी वहाँ पर सर्वाधिक जलोढ़ मृदा है, काली मृदा है, लेटेराइट मृदा है, ये हमें सर्वाधिक देखने को मिलती है जो फसल सर्वाधिक उपजाऊ होती है, ठीक है। तो जलोढ़ मृदा में लगभग सभी फसलों को बो सकते हैं। लेटेराइट मृदा एक प्रकार की ऐसी मृदा है जिसका केरल के और तमिलनाडु के अंदर काजू बो जाता है लेटेराइट मृदा में। तो लेटेराइट मृदा की अगर बात करें तो लेटिन भाषा का लेटर शब्द बनी है जिसका अर्थ हुआ ईंट। क्या होता है, ईंट होता है। और लेटेराइट मृदा के अंदर तमिलनाडु और इसके अलावा हम बात करें केरल के अंदर काजू की खेती की जाती है। तो उत्तर प्रदेश है, जिस प्रकार उत्तर प्रदेश और बिहार में ना गंगा नदी जलोढ़ मृदा लाती है। जलोढ़ मृदा भी दो प्रकार की होती है, खादर और बांगर। खादर मृदा होती है नई जलोढ़ मृदा और बांगर होती है पुरानी जलोढ़ मृदा। यानी जहाँ पर मृदा अच्छी होगी
कृषि भी अच्छी होगी तो लोग वहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है, ज़्यादा लोग रहेंगे। उसके बाद है जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक। ये भी छोटा प्रश्न आपका आ सकता है। आर्थिक कारक आपको पता है 3 ही कारक है, खनिज, नगरीकरण, औद्योगिकरण। खनिज की अगर बात करें सारा ज़्यादा अगर जटे खटे भी खनिज भंडार है तो बट्ठे भी लोग ज़्यादा जनसंख्या रहे, ज़्यादा लोग रहे हैं। चाहे कारण क्या है बठ रहने को, तो अगर आप बठ रहने की बात करा तो क्यों रहे बैठे लोग का एक तो है कि बन रोजगार मिल जाए, अगर बैठा खाना खुना तो मन ज़्यादा के रोजगार मिल तो रहे। जियाँ अफ्रीका कटंगा जाम्बिया पेटी है तो बट्ठे के अफ्रीका के अंदर सारा ज़्यादा वो खनिज निकलना है। जियाँ सारा ज़्यादा लोहा है इसकी खनिज की बात करा तो अमेरिका की पिट्सबर्ग क्षेत्र है, ठीक है। सेंट पिट्सबर्ग की बात करा तो वो रूस के अंदर है, और पिट्सबर्ग की अगर बात करा आपा तो अमेरिका के अंदर अपन देखने मिले, ठीक है। अमेरिका को उस पिट्सबर्ग को जंग के कटोरा के नाम से जाना जाता है, विश्व में जंग के कटोरा, क्योंकि वहाँ पर सर्वाधिक लोहे ऐसा खनिज पाए जाते हैं। और जो आपका ट्रांस साइबेरियन राजमार्ग है वो आपके उसका यूरोप और एशिया का क्या है महत्वपूर्ण रेल मार्ग है, तो वो भी सेंट पीटर्सबर्ग से होकर गुजरता है। वो आपका रूस का है सेंट पीटर्सबर्ग, और जो पीटर्सबर्ग है वो आपका अमेरिका का है, जिसे जंग के कटोरों के नाम से जाना जाता है। खनिज की बात करते हैं, खनिज भंडारों वाले क्षेत्र उद्योगों को आकर्षित करते हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है। कुशल और अर्धकुशल मजदूर इन क्षेत्रों की ओर पलायन कर जनसंख्या को क्या बना देते हैं, सघन बना देते हैं। जहाँ पर खनिज निकलता है वहाँ पर लोग चले जाते हैं, जिससे क्या होता है वहाँ की जनसंख्या भी बढ़ जाती है, जैसे अफ्रीका की कटंगा जाम्बिया पेटी है। उसके बाद है नगरीकरण। नगरीकरण यानी लोगों को सर्वाधिक नगर में क्या मिलती है, सुविधा मिलती है, तो गाँव को छोड़कर लोग कहाँ चले जाते हैं, नगरों में चले जाते हैं। नगरीय क्षेत्र में शिक्षा है, चिकित्सा है, सुविधा, स्वास्थ्य है, संचार में, परिवहन के साथ रोजगार के साधन भी उपलब्ध होते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को यहाँ आने के लिए क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, जिससे नगर की जनसंख्या क्या है आपके बढ़ जाती है। उसके बाद है औद्योगिकरण। अगर मित्रों औद्योगिकरण की हम बात करें तो उद्योग जट्ठा ज़्यादा उद्योग है, बट्टे भी लोग के ज़्यादा जनसंख्या निवास करेगी। औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अच्छे अवसर उपलब्ध कराते हैं, बड़ी संख्या में लोगों को क्या करते हैं, आकर्षित। उद्योगों के अंदर बात करें तो लगभग अपन सभी प्रकार के रोजगार मिल जाते हैं, जिस प्रकार ड्राइवर भी वहाँ पे काम आता है, दुकानदार भी वहाँ पे, बैंक कर्मी भी वहाँ पे, डॉक्टर भी वहाँ काम आता है, शिक्षक भी वहाँ होता है, क्योंकि जो लोग उद्योगों में काम करते हैं उनको बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या आता है, शिक्षण काम में आता है, तो वहाँ भी लगभग सभी प्रकार के क्या रोजगार मिलते रहते हैं। जिस प्रकार जापान का कोबे ओसाका क्षेत्र एक औद्योगिकरण, सर्वाधिक उद्योग वहाँ पर बसे हैं, और वहाँ पर सर्वाधिक क्या औद्योगिकरण जनसंख्या सारा ज़्यादा बट बसेड़ी है। और अगर आप बात करें खनिज की तो वो आप देख ही लियो कटंगा जाम्बिया पेटी। बिंग बाद में थाने मैप के अंदर पूछागा, मैप को एक दिन में थाने अलग वीडियो बनाऊंगा, तो बिंग अंदर थाने चीन भी बताऊंगा। भारत के ऊपर की साइड जो कुछ क्षेत्र है वो चीन हुआ, तिब्बत, उसके बाद नेपाल, नेपाल से थोड़ा ऊपर तिब्बत आ जाता है, तिब्बत के ऊपर आपका चीन वाला क्षेत्र आ जाता है। भारत आप जानती हो अमेरिका को आपका दोनों महाद्वीप दर्शाने, अमेरिका में। इंडोनेशिया की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया जो क्षेत्र है आपका, कभी बताऊंगा मैं आपको, अब तो मैप नहीं है इसके अंदर, नहीं तो बता देता मैं। इंडोनेशिया आपके ऑस्ट्रेलिया के ऊपर के जो द्वीप है, जावा, सुमात्रा, ठीक है, और पपुआ न्यू गिनी, इनसे जो क्षेत्र बने हैं वो आपके क्या है, जो इंडोनेशिया। ब्राज़ील है, ब्राज़ील में एक आपके कौवा के बागानों में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन होता है ब्राज़ील के अंदर, जिन्हें कौवा के बागानों को क्या कहते हैं, फेजेंडा। पाकिस्तान, ये तो नल्ला हम जानते हैं इनको, तो सभी को नल्ला पाकिस्तान, इनको तो आप सभी जानते ही हो, ठीक है। इसके अलावा नाइजीरिया, बांग्लादेश हमारे भारत के पहले भारत में था बेचारा, 1905 अलग हो गया। रूस आप जानती हो, मेक्सिको की खाड़ी, अमेरिका के आस, तो ये मैं आपको एक दिन अलग से वीडियो बनाऊंगा इन क्षेत्रों का, ठीक है। तो आज के लिए इतने, आज हमने पढ़ा है पूरा का पूरा हमारा जो सेकंड लेसन था सेकंड बुक का, उसमें हमने पढ़ा। तो हम बात करेंगे ये हमारी जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले हमारे कारक थे, इनके बारे में हमने बात की। तो कल हम लेकर आएंगे लेसन तीसरा, यानी तीसरा लेसन हमारा जनसंख्या संगठन वाला है, जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने वाले हैं। तो इसलिए जो हमारा चैनल है जीवी क्लासेज, इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करो, ताकि रोज़ाना आपको नए नए वीडियो मिलते रहे। इसके अंदर आपको नए नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अगर इनमें से सर्वाधिक एग्ज़ाम में आने के ज़्यादा चांस रहते हैं, इनसे बाहर मान लो इस लेसन में कोई क्वेश्चन आएगा ना, तो इसी में से आएगा, इससे बाहर आएगा भी नहीं, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। धन्यवाद।